नेक्स्ट वी विल स्टडी कॉफी एक्सपोर्ट। तो पहले हम जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम जानेंगे कॉफी प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इंडिया इज मेकिंग सब्सटेंशियल गेन्स इनटू द कॉफी एक्सपोर्ट, ग्लोबल कॉफी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये रीजन है न्यूज का। विथ टोटल शिपमेंट एक्सीडिंग 1 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इस तरीके की, बिकॉज बहुत सारी चीजें आती रहती है, लेकिन कॉफी कहाँ होती है ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन द करंट फिस्कल ईयर थ्रू नवंबर अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अब डिटेल जानते हैं। देखिए, नोटेबली ब्राजील द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी ग्रोवर। तो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पहली इंफॉर्मेशन हम ये जान सकते हैं। ठीक है, इट मे कम यूजफुल, अकाउंटिंग फॉर ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। एंड वियतनाम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैज रिवील्ड द डिक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो वहां पे कम हुआ है, बट वी नो कि ब्राजील फर्स्ट है। ठीक है, वियतनाम सेकंड है, इतना जान लेते हैं। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहूंगा आपको जानना चाहिए। क्या होता है, कई बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि हमें लगता है कॉफी है, कॉफी तो ग्रो होती है, राइट? अगर ग्रो होती है तो उसको एग्रीकल्चर में होना चाहिए। तो बी केयरफुल अबाउट सच पॉइंट। ठीक है, यूपीएससी इन पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज कर देता है, वो ट्रिक्स खेलता है आपके साथ। तो ये जाने कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया, द हेड ऑफिस ऑफ कॉफी बोर्ड इज सिचुएटेड इन बैंगलोर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, ऑटोनोमस है, बैंगलोर में ऑफिस। अब देखते हैं इंडिया में कहां प्रोड्यूस होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, इंडिया में कौन से स्टेट है? कर्नाटका लार्जेस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है? चिकमंगलुरु, कोडागु एंड हासन। ठीक है, ये फर्स्ट है। केरला सेकंड है, राइट? उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, और आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कहां पर होती है कर्नाटका में? ये बाबा बुदान, राइट? बाबा बुदान हिल्स में ये होती है। तो ये कॉफी के बारे में था। वीट के बारे में आई एम श्योर यू नो, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो ये पहले तो हमें ये जानना है कि ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है आफ्टर राइस। ठीक है, तो राइस सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, ये याद रखिएगा। वीट सेकंड पे, कंज्यूम बाई 65% पॉपुलेशन। इस कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज एज फूड पैटर्न चेंज। तो इसका कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। प्राइमरली ग्रोन इन सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, सेंट्रल और पेनिनसुलर रीजन में होता है। आई एम श्योर यू नो दिस क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। इट इज कल्टिवेटेड इन द नॉर्दर्न हिल जोन, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन जोन, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन में बोलूंगा, यू कैन इग्नोर दैट, बट ब्रॉडली आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे एमपी में गेहूं होता है, राइट? महाराष्ट्र और इस एरिया में भी कहीं कहीं होता है, तो यू शुड नो दैट। सेंट्रल में भी होगा, पेनिनसुलर रीजन में भी होगा, राइट? दैट इज वी शुड बी शोन व्हेन द एवरेज डेली टेम्परेचर इज 23 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पे इसका जो होती है सोइंग होती है, राइट? तो कब होता है वीट की सोइंग होती है? आपका ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में आपकी इसकी सोइंग होती है। और ऑप्टिमम जो टिलिंग है, द टेम्परेचर शुड बी 16 to 20 डिग्री से। तो ये हमें जानना चाहिए। येलो रस्ट डिजीज जो है ये वीट की डिजीज है, ये हम यू नो समथिंग विच वी कैन रिमेंबर। ठीक है, बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक यू शुड नीड टू नो अबाउट कैसे फैलती है, क्या है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू कॉटन। कॉटन इज यू नो इंपॉर्टेंट क्रॉप बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉटन ही एक जीएम क्रॉप थी जो इंडिया में अलाउ थी। अभी रिसेंटली कुछ 1-2 क्रॉप्स में फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, कॉमर्शियल स्केल पे वो भी अलाउड नहीं है, बट ये कॉटन जो है दैट इज द ओनली क्रॉप विच इज अलाउड टू बी कल्टिवेटेड एट कॉमर्शियल स्केल, जो कि एक जीएम क्रॉप है। ठीक है, तो कॉटन हैज रफली 2/3 शेयर इन इंडिया टेक्सटाइल फाइबर कंजम्पशन। ठीक है, तो जो टोटल कंजम्पशन है उसमें 2/3 कॉटन का होता है। अब देखते हैं 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट है। ठीक है, उसमें क्या है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये है, ये आपके नॉर्थ जोन में आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र तो आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में भी होता है सेंट्रल जोन में। साउथ में आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे होता है। तो कॉटन क्रॉप्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड इलनेस। ठीक है, द पिंक वॉलवर्म, ठीक है, इज ए मोनोफेगस पेस्ट दैट प्राइमरली कंज्यूम कॉटन। तो ये जो है पिंक वॉलवर्म डिजीज कॉटन की होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द बीटी पॉइजन वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू गार्ड अगेंस्ट बोथ हेलिसोडोरा एंड पियोडो कैटरपिलर्स। ठीक है, मैं आई वुड से कि इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो बीटी कॉटन हम सुनते हैं, ठीक है, दैट वाज सपोज टू बी यू नो एड्रेसिंग दिस इशू। कॉटन इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया में होता है, राइट? तो और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब ट्रॉपिकल में आपका आ गया
इसमें आएगा आपका ये हरियाणा पंजाब आ जाएगा, ठीक है। और ट्रॉपिकल में आपका जो नीचे के जो स्टेट है तमिलनाडु तेलंगाना वो उसमें आ गया, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल जनरेशन इन द फील्ड। तो 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ इज 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी हैंडल टेम्परेचर टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना डिटेल आई वुड से कि कितना हैंडल कर सकता है दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट मिनिमम टेम्परेचर 50 एंड ये जो आपका ऑप्टिमम है वो 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस है, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट देखते हैं कोडो मिलेट। तो मिलेट जो है काफी टाइम से न्यूज में रही है। उसका रीजन ये है कि मिलेट का प्रोडक्शन और कंजम्पशन इंडिया में पहले काफी होता था, लेकिन जो हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं उसमें एक ट्रेंड ये भी देखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी राइस और व्हीट पर ज्यादा अवेलेबल होती है, राइट, बिकॉज एमएसपी मिलता है और उसकी अश्योरिटी भी होती है कि जितना लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना गवर्नमेंट खरीद लेती है। इस वजह से मिलेट का प्रोडक्शन जो है कंट्री में डिक्लाइन हुआ है, और इन रीसेंट ईयर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उसको फिर से बढ़ाया जाए। तो मिलेट मिशन एक्सेट्रा वगैरह लाया गया, तो इसलिए यहाँ पर जो कोडो मिलेट है दैट इज वाज इन न्यूज। तो कोडो मिलेट इज ऑल्सो नोन एज कोडरा एंड वरागू। इट इज ग्रोन इन इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ठीक है, राइट। कोडो मिलेट इज मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, वी कैन नो दैट। अब ये जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट है जहां पर ये होता है। तो द फर्स्ट इज योर मध्य प्रदेश जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु, राइट। सो दिस इज इट। नाउ कोडो मिलेट स्टेपल डाइट फॉर कौन कंज्यूम करता है इन्हें? ट्राइबल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट क्रॉप, ड्रॉट टॉलरेंट विथ हाई यील्ड पोटेंशियल एंड एक्सीलेंट स्टोरेज प्रॉपर्टी। तो देखिए ये हार्ड है और ड्रॉट टॉलरेंट है, इसलिए मिलेट का सिग्निफिकेंस है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में ड्रॉट जैसे डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी यानी कई बार आ सकते हैं और इंटेंसिटी दोनों बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सपेक्टेड है, उन केसेस में मिलेट क्योंकि वो ड्रॉट टॉलरेंट है, दे कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। कोडो मिलेट इज हाई इन विटामिन एंड मिनरल एंड ग्लूटेन फ्री, राइट। तो ग्लूटेन फ्री है इसलिए इसको रिकमेंड भी किया जाता है। एंड ग्लूटेन इसलिए इजिली डाइजेस्टिबल, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट एंड माइट हैव एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो एंटी कार्सिनोजेनिक क्या होता है? जो कैंसर वगैरह के रिस्क को कम करता है। तो बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं सब कुछ फायदे की बात है इसमें, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है। नाउ लेट्स लुक एट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, राइट। आप लोग जानते होंगे राइस की सोइंग होती है बहुत सारे एरिया में। पहले उनको नर्सरी में प्लांट किया जाता है, ठीक है, और फिर नर्सरी से ले जाकर फील्ड में प्लांट किया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ जो राइस है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें डायरेक्टली सीड को फील्ड में प्लांट कर दिया जाता है। ओके, सो द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन मेडागास्कर में। तो कहां हुआ था ये? मेडागास्कर से आया है, राइट। In the 90s, it was subsequently being used in several countries throughout the world, including India. So, Madagascar se aaya. DSR involves direct seeding of rice, involves sowing paddy straight in the field without any nursery preparation, puddling or flooding, right? तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें जब नर्सरी से प्लांट किया जाता है तो फील्ड में पानी भरा होता है लगभग, राइट। तो यहाँ पे बोला ना फ्लडिंग। इट यूजेस लेस वाटर पर इरिगेशन, तो इसमें पानी कम कंज्यूम होता है, ये इसका पहला एडवांटेज है, ठीक है। कम पानी यूज होगा इरिगेशन, ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या है? डीएसआर रिप्लेस वाटर विथ केमिकल हर्बिसाइड, राइट। तो कम वाटर का यूज करता है और केमिकल हर्बिसाइड्स का इसमें यूज होता है, इसलिए वाटर कम होता है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग द वेट फील्ड एसेंशियली डिनाई ऑक्सीजन टू द वीट सीड्स इन द सॉइल इनहिबिटिंग देयर जर्मिनेशन। वाटर थस फंक्शन एज ए नेचुरल हर्बिसाइड, राइट। तो ये वाटर जो है नेचुरल हर्बिसाइड की तरह काम करता है। डीएसआर इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट वीड्स एंड रिक्वायर लेस वाटर, तो मोर इफेक्टिव अगेंस्ट वीड्स एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इज ए बेनिफिशियल, इसमें कम पानी लगता है। आई थिंक दिस हैज बीन ए क्वेश्चन पहले पूछा गया था, उसमें स्टेटमेंट दिया था यूपीएससी में, इसमें ज्यादा पानी लगता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम पानी लगता है। लेट्स लुक एट सिल्वो पास्चर, ठीक है। तो सिल्वो पास्चर क्या है? इट इंटीग्रेट यहां पर ट्री, फॉडर एंड लाइव स्टॉक इन द सेम एरिया। तो जब हम पेड़ भी ग्रो कर रहे हैं, फॉडर भी ग्रो कर रहे हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉडर भी ग्रो कर रहे हैं और लाइव स्टॉक तीनों को रख रहे हैं सेम एरियाज में, ठीक है। इफेक्टिव रेमेडी, ये डिफॉरेस्टेशन की रेमेडी है, राइट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लैंड के ऊपर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। सिल्वो पास्चर क्या है? सिल्वो पास्चर है, यहाँ पे आप ट्री ग्रो कर रहे हैं,
फॉर्डरगिरी कर रहे हैं और लाइव स्टॉक को रख रहे हैं। तो द सेम एरिया इफेक्टिव टू डिफॉरेस्टेशन को काउंटर करने में ये हेल्प कर सकती है। इट हैज द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली रिवर्स द बैड ट्रेंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर पास्चर लैंड। तो दिस इज योर सिल्वो पास्चर। द ट्री ऑन सिल्वो पास्चर ग्राउंड ऑपरेट एज ए नेचुरल कार्बन सिंक। ठीक है, तो ट्रीज तो कार्बन सिंक होते ही हैं, राइट? CO2 इनहेल करते हैं एंड दे जनरेट ऑक्सीजन, sequestering 5 to 10 times more carbon than pasture, right? So these are more effective than pasture in carbon CO2 absorption without trees while maintaining increasing productivity. तो productivity बढ़ाते हैं। Silvo pasture system also regulate local climate condition, buffering against temperature, wind extreme। पेड़ हैं तो ये हेल्प करेंगे नेचुरली, राइट, विंड वगैरह में। तो सिल्वो पास्चर क्या है? ट्रीज, फॉटर एंड लाइव स्टॉक। बस 3 वर्ड याद रहेंगे तो बन जाएगा। वंस अगेन a little bit on the millet. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has acknowledged the significance of millet and designated them as न्यूट्री cereals। ठीक है, न्यूट्री cereals क्यों? क्योंकि विटामिन रिच भी होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है, और एंटी कार्सिनोजन, तो इतने सारे एडवांटेज हमने पहले देखा था फॉर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रेड पर्पस। अब 2 के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। नंबर 1 इज योर बाजरा। इट इज कॉमनली रिफर्ड एज पर्ल मिलेट बोलते हैं इसको। राजस्थान इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, राइट? तो बाजरा में ही राजस्थान आता है, तो राजस्थान है, ऐसे ही याद रख सकते हैं। ओके, इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, फॉलोड बाय कहां होता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। इट ग्रोथ बेस्ट इन द ब्लैक कॉटन सॉइल और सैंडी लोमी सॉइल विद गुड ड्रेनेज। तो दैट इज अबाउट योर बाजरा। बताया मैंने कैसे याद रखना? बाजरा से राजस्थान। ठीक है, रागी। तो रागी इट इज ग्रोन मोस्टली इन सदर्न इंडिया, मोस्टली इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये होती है on soil ranging from rich loam to poor shallow upland soil. It thrives in southern India's marginal soil condition which include laterite and red sandy loamy soil. तो ये laterite और red soil में होती है। This is your रागी in southern India, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो बस इतना याद रखें, रागी, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड laterite and red soil. That is more than enough for the examination. Application of drones for farmers। ठीक है, ये मैं पढ़ूंगा, बट लेट मी जस्ट रीड दिस कमेंट। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिल्वो पास्चर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वो पास्चर का फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए, सिल्वो पास्चर में कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सिल्वो पास्चर में एक जो लैंड है उसके ऊपर हम ट्री प्लांट करेंगे, फॉडर भी ग्रो करेंगे। फॉडर यानी कि चारा, राइट? क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम वहां पे लाइव स्टॉक को रख रहे हैं, राइट? तो इमेजिन कीजिए एक लैंड जहां पर आपने पेड़ लगा दिए, चारा लगा दिया जमीन पे, और साथ में लाइव स्टॉक को रखा हुआ है, गाय भैंस कुछ भी आपने पाला हुआ है, तो उसको ही हम बोलते हैं सिल्वो पास्चर। एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो ड्रोन आप लोगों ने देखा होगा अभी जो द शॉर्ट वॉर विच इंडिया हैड विद पाकिस्तान, उसमें ड्रोन का कितना यूज हुआ, राइट? तो ड्रोन हैव बिकम, उनका एप्लीकेशन जो है हर एरिया में हो, चाहे डिलीवरी हो चाहे वॉर हो, और यहाँ पे फार्मिंग में उसका कैसे यूज कर सकता है ये बताया गया। तो द नमो ड्रोन DD प्लान seeks to give drone to 15,000 selected women SSG। SSG क्या होता है? योर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नमो ड्रोन DD प्लान, इसके अंतर्गत ड्रोन दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर फार्मर रेंटल सर्विसेज, मतलब ये जो SSG होंगे ये फार्मर्स को उन ड्रोन को रेंट पर देंगे, किराए पर देंगे। ठीक, क्लियर? अब देखते हैं इनका यूज क्या है। सबसे पहला जो इनका यूज है वो है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। जब आपको पता है कि क्रॉप में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, तो वहां पर पेस्टिसाइड का यूज होता है। अब जो पेस्टिसाइड यूज करता है फार्मर, उसका एप्लीकेशन बहुत लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव इसका मतलब है कि वहां पर आपको एक इंडिविजुअल होगा जो जाएगा, उसको अप्लाई करेगा, और वो टाइम भी बहुत लगता है और उसकी खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वेजेस देनी पड़ती है, राइट? तो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इज लेबर इंटेंसिव, लेबर टेक्स सेवरल आवर्स, तो कई घंटे उसको लग जाते हैं, जबकि ड्रोन जो है इसी काम को 5 से 7 मिनट में कर सकता है। तो टाइम बचा, और टाइम बचा तो पैसे बचे। दिस इज स्पेशली क्रिटिकल इन टॉल क्रॉप्स सच एज मेज एंड सुगरकेन वेयर वर्कर आर फ्रिक्वेंटली ड्रेंच विथ हर्बिसाइड ड्यूरिंग एप्लीकेशन, राइट? तो ये बताया कि जो लार्ज क्रॉप है उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल है। क्लोज एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड। ठीक है, तो अब जब पेस्टिसाइड कोई अप्लाई करेगा, इंडिविजुअल वहां पे लेबर जाके लगाएगा उसको, तो पेस्टिसाइड का एक्सपोजर यानी उसको भी इनहेल कर लेगा थ्रू नेजल एक्सेट्रा, राइट? और पेस्टिसाइड तो हार्मफुल होते ही है, तो उसकी वजह से फार्मर अगर वो खुद कर रहा है तो उसकी हेल्थ पे नुकसान है। तो ये यहाँ पे आइडिया क्या है कि ड्रोन रेंट पे लो, उससे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करवा लो, ये आइडिया है। तो न्यूज क्या है?
नमो ड्रोन दीदी प्लान, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिया जाएगा, वो ड्रोन फार्मर को किराए पे दिया जाएगा और फार्मर उसका यूज पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कर सकते हैं। फायदे क्या है? कम टाइम में काम होगा और फार्मर की हेल्थ को नुकसान नहीं है। मैनुअल स्प्रेइंग फ्रीक्वेंटली लीव पोर्शन ऑफ क्रॉप अनट्रीटेड, ठीक है, तो एक ये भी फायदा है क्योंकि मैनुअल अप्लाई करने में कहीं कुछ बच जाता है, उस पर एप्लीकेशन नहीं होता है। दिस नेगेटिवली अफेक्ट यील्ड, राइट, क्योंकि पेस्ट बच जाएंगे तो यील्ड इफेक्ट होगी। इन कॉन्ट्रास्ट ड्रोन बेस्ड एप्लीकेशन आर मोर एफिशिएंट, तो ड्रोन सब जगह जाके अप्लाई कर देगा। फर्दरमोर ड्रोन हैंडल द डिफिकल्टी ऑफ अप्लाइंग नैनो फर्टिलाइजर सच एज नैनो यूरिया एंड नैनो डैप, नैनो जो फर्टिलाइजर है उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन। कुछ और भी यूज है ड्रोन के, क्योंकि ड्रोन जब फोटोग्राफी में यूज करते हैं तो हम फील्ड पे भी यूज कर सकते हैं। फील्ड पे कैसे यूज होता है? ड्रोन जाएगा और क्रॉप देखेगा कहाँ पर इंपैक्टेड है, कहाँ पे क्या स्टेटस है, कहाँ पे फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कहाँ पे पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, वो सब इमेजेस कैप्चर कर लेगा। तो आप जो फार्मर है वो इमेज को देख के डिसाइड कर सकता है कि हाँ यहाँ पे फर्टिलाइजर चाहिए, यहाँ पे पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक। तो कैप्चरिंग डिटेल रियल टाइम इमेजेस ऑफ द फील्ड अलाउइंग फार्मर टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, राइट, इमेजेस के थ्रू क्रॉप हेल्थ मॉनिटर कर सकता है एंड मेक प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इफ नीडेड, दैट इज इट। नाउ ड्रोन्स कैन क्विकली कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद पेस्टिसाइड, नॉट ओनली इन केस ऑफ पिंक बॉलवर्म इन्फेस्टेशन, राइट। तो पिंक बॉलवर्म इन्फेस्टेशन कहाँ होता है ये आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस, इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। बट ऑल्सो ड्यूरिंग लोकस्ट स्वार्म्स एंड व्हाइट फ्लाई इन्फेस्टेशन ये इसमें, राइट। लोकस्ट स्वार्म भी जो है ना ये भी काफी न्यूज में रहता है एंड मैंने वंस आई हैव सीन दिस इज रियली स्केरी। तो इफ यू नो ये किस एरिया में होता है इंडिया में ये मुझे बताइएगा, राइट। So that is one thing I would want you to write in the comment section. Plant absorb up to 90% of the nutrient in the micro fertilizer delivered via drone. तो ड्रोन का एक और एडवांटेज क्या है, जो ड्रोन से डिलीवर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, डिक्रीजिंग रन ऑफ, ठीक है। तो रन ऑफ एंड एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, तो क्योंकि प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो पॉल्यूशन कम हुआ और उसकी वजह से पॉल्यूशन आपका कम हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टिपिकल एप्लीकेशन मेथड, ठीक है, जिसमें 60% सेम जो हमने फर्टिलाइजर में पढ़ा था वही पॉइंट है। ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड एप्लीकेशन मेथड रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, ड्रोन कैन रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, ठीक है। तो ये वाटर कंजम्पशन को भी कम करते हैं। तो देख लीजिए ये इस तरीके का कितना हेल्पफुल है। ड्रोन आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर नोबल प्रोजेक्ट सच एज सीड बॉल बम्बार्डमेंट विच इन्वॉल्व ड्रॉपिंग बॉल्स ऑफ सॉइल एंड काउ डंग कॉन्टेनिंग सीड्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो सीड बॉल बम्बार्डमेंट एक नया टर्म हमें यहाँ पे पता चल गया, दैट इट इन्वॉल्व ड्रॉपिंग बॉल्स ऑफ सॉइल एंड काउ डंग कंटेनिंग सीड्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे काउ डंग और सॉइल की जो बॉल्स उनको ड्रॉप किया जाता है सीड बॉल बम्बार्डमेंट के थ्रू, जिसमें सीड्स भी होते हैं। तो ये नया तरीका है कुछ सोइंग करने का। अब देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड, ठीक है। तो ये भी आई थिंक दिस वाज इन द बजट ऑल्सो। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड NMEO ऑयल सीड हैज बीन अथोराइज्ड बाय द सेंटर विद ए बजट ऑफ इतना, ठीक है। तो कई बार मैं बोलूंगा ना ये बजट का नंबर भी याद रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट 10,000 करोड़ की, मान लो यूपीएससी 10,000 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ निकल देता है या 100 करोड़ लिखता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये नंबर गलत है। ऐसा भी होता है, यूपीएससी नंबर्स को चेंज करता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्या होगा, इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो इंडिया में ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाना, यही इसका पर्पस है, नाम से ही पता चल रहा है। एंड अचीव सेल्फ रिलायंस, राइट, आत्मनिर्भर भारत बनाना है इन एडिबल ऑयल। द मिशन विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 7 years फ्रॉम 24-25 to 23-31,
That is the time period. The newly approved NMEO oilseed will concentrate on increasing production of key primary oilseed crops, such as you have mustard here, right? You have groundnut, soybean है, sunflower है और sesame है, ठीक है? As well as improving collection and extraction of efficiency from secondary sources. Secondary source कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं हम, right? Cotton seed, rice bran and tea borne oil. तो this is your about national mission on edible oil. It will be accomplished, थोड़ी सी और डिटेल है इसके बारे में, कैसे की जाएगी? यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीजों का यूज हुआ था. यू हैव योर फर्टिलाइजर्स एंड यू हैव योर हाई यील्ड वैरायटी. तो सिमिलर कुछ इंडिया अभी ऑयल सीड्स में करना चाहता है. हाई ऑयल कंटेंट सीड वैरायटी. हाई ऑयल कंटेंट सीड वैरायटी का मतलब क्या है, जो आपको पता चल रहा है इससे, कि ऐसी सीड वैरायटी जिसमें ऑयल का कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है? फिर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, और एरिया जो है उसको, कल्टीवेशन का जो एरिया है ऑयल सीड का, वो बढ़ाया जाए इनटू राइस फॉलो रीजन्स, ठीक है? राइस फॉलो रीजन में, एंड प्रमोटिंग इंटरक्रॉपिंग, ठीक है? तो इंटरक्रॉपिंग को भी प्रमोट करना है. तो इंटरक्रॉपिंग वगैरह आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. दिस इज द सेम थिंग यहाँ पे यूज किया. The mission will capitalize on the development of high yield seed by utilizing cutting edge global technology such as genome editing. ठीक है? तो genome editing का यूज करके high yield variety को डेवलप किया जाएगा. ठीक है? तो ये NME है. To ensure the timely availability of quality seed. ठीक है? क्वालिटी सीड मिलने भी चाहिए फार्मर को. The mission will implement an online 5-year rolling seed plan via the सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल. ठीक है? तो यहां पर एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री साथी पोर्टल. अलाउइंग स्टेट टू फॉर्म एडवांस अलायंस विद सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज. ठीक है? तो क्या फैसिलिटेट करेगा ये? अलायंस विद सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी सच एज कोऑपरेटिव, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सीड कॉर्पोरेशन के साथ अलायंस बना के यहाँ पर आपको नेशनल मिशन ऑफ यहाँ पे साथी जो पोर्टल है दैट विल हेल्प. ओके, तो साथी पोर्टल भी पूछा जा सकता है आपसे. तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, हम उसको जान लेते हैं. तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंज्यूमर, राइट? सो दिस यू शुड नो कि हम 3rd लार्जेस्ट है. और आई एम श्योर यू नो कि हम ज्यादातर जो ऑयल एंड गैस है वो इंपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे प्रिसाइज नंबर 85% है जो हम क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जानने वाली है कि बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर, जो लड़ाई हुई उनकी, उसके पहले रशिया हमारा इंपॉर्टेंट सप्लायर नहीं था. लेकिन उस वॉर के बाद ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि रशिया ने हमें डिस्काउंट दिया, इस वजह से हमने रशियन ऑयल को परचेज किया. तो यहां पर यही लिखा गया कि रशियन ऑयल अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ इंडिया टोटल ऑयल इंपोर्ट 2024, और पहले ये सप्लायर नहीं होता था. द इंडियन इकोनॉमी इज हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल. ठीक है? क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हम उस पर डिपेंडेंट है. मेक इट वल्नरेबल टू ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी, राइट? यानी कि अगर ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइस सडनली बढ़ जाए तो इंडिया में चैलेंजेस होते हैं. क्यों? बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाता है. जब इंपोर्ट पे खर्चा होता है तो हमें डॉलर पे करने होते हैं, तो डॉलर के ऊपर जो है उसकी डिमांड सडनली बढ़ जाती है. तो इंपैक्ट ऑन कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट. ठीक है? ट्रेड डेफिसिट क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गया, राइट? एंड व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? दैट इज योर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, व्हेन इंपोर्ट इज हायर, ट्रेड डेफिसिट. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों? क्योंकि पेमेंट डॉलर में होता है. रूपी एक्सचेंज रेट, राइट? क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो इस वजह से रूपी जो है डिप्रिशिएट कर जाता है. और क्योंकि प्राइस बढ़ जाते हैं फाइनली क्रूड ऑयल के ग्लोबल मार्केट में, तो इंडिया में जो पेट्रोल डीजल मिलता है उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं. जब वो बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि सारे लोगों को वो पास ऑन करनी होती है. जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर करता है, होलसेलर कंज्यूमर करता है. फोर्थ, a decline in international oil prices and consequently on India's import bill is a positive for the country. ठीक है? तो क्योंकि जब बढ़ता है नेगेटिव है, तो जब कम होता है पॉजिटिव रहता है. ठीक, सिंपल है. फायदा क्या होता है? जैसे कि इस समय पे होगा, अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखेंगे तो वो काफी कम हुए. फायदा क्या होता है? क्योंकि एक्सट्रीमली हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ग्रेटर इंपोर्ट रिजल्ट इन ग्रेटर ट्रेड डेफिसिट. ये तो पुराना ही पॉइंट है. फायदा क्या होता है? सेम वही कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उस पर कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होने लगता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी नुकसान नहीं पहुंचता है, और रुपी भी अप्रिशिएट हो सकता है. तो दिस इज अबाउट योर क्रूड ऑयल. अब देखते हैं आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है? तो ये OFDI क्या है? आप लोगों ने इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा, राइट? FDI. FDI क्या होता है? जब दूसरी कंट्री की, ठीक है, इन्वेस्टर्स इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं.
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है टू क्रिएट प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब फैक्ट्री सेटअप की जाती है, राइट। फैक्ट्री सेटअप होती है, उसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो बेचे जाते हैं, उससे प्रॉफिट होता है, तो ये एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरा टर्म पढ़ते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होता है, ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक और हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे और बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है, इट इज नॉट क्रिएटेड। एफडीआई में फैक्ट्री बनेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसमें सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है, यानी कि मैंने कुछ शेयर फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिए, मैंने कुछ बॉन्ड्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिए, दैट इज योर एफआईआई। सो क्लियर दिस नाउ। अब यहां पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम ज्यादातर जब पढ़ते हैं तो बात होती है इंडिया में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है। यहां पे बात चल रही है कि इंडिया के लोग और कंपनीज फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब आप पूछेंगे कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो लोग बाहर क्यों करते हैं? बिकॉज कई बार कंपनीज के अपने रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। सो दे वांट टू, लेट्स से अगर इंडिया में कोई स्टील बनाने वाली कंपनी है, वो दूसरे कंट्रीज में जाके आयरन ओर की माइन खरीदना चाहती है, राइट, एक वो रीजन हो सकता है। या फिर कुछ टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाहते हैं तो फॉरेन कंपनी ही एक्वायर कर लेते हैं, तो अदर रीजन। नाउ आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो इंडिया से बाहर जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लोकल फर्म हैज इंक्रीज बाय 17% टू 37.68 बिलियन इन 2024 में, इतना बढ़ा है, इंडिकेटिंग दैट इंडियन कॉर्पोरेशन वांट टू एक्सपांड देयर ग्लोबल फुटप्रिंट। मैंने आपको बताया इंडिया की कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर। अकॉर्डिंग टू फिगर फ्रॉम आरबीआई, टोटल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज $32.29 बिलियन। तो ये इन्वेस्टमेंट था। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ओएफडीआई, ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। नंबर 1 इक्विटी, इक्विटी यानी दूसरे कंट्री में जाके पूरी कंपनी खरीद ली या किसी कंपनी में शेयर खरीद लिए, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दूसरा लोन, दूसरे कंट्री में जाके उस कंट्रीज में किसी को उधार दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है, वो आपका हो गया। थर्ड है गारंटी इशू कर दी, कि पैसा तो नहीं दिया लेकिन गारंटी दे दी कि अगर ये फॉरेन कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो मैं उस पर पे करूंगा, ठीक है, तो दैट इज योर गारंटी। ओवरसीज एफडीआई बाय लोकल एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी टोटल 12.6 बिलियन, नॉट इंपॉर्टेंट। अब सेक्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है होटल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड सर्विसेज आर अमंग द एरियाज इन द वाइल इंडियन कॉर्पोरेट वेंचर ओवरसीज। कौन कौन से कंट्रीज हैं? सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड मलेशिया आर द कंट्रीज दैट हैव रिसीव्ड एंटायर फाइनेंशियल कमिटमेंट थ्रू ओएफडीआई। तो ये हो गया ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली बताना चाहूंगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच, ठीक है, गवर्नमेंट साइन करती है इनको, दो कंट्री की गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसके हिसाब से दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। इसका पर्पस दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ाना होता है। इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किए हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंटली जो यूके के साथ है एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है, इट इज प्रॉब्ली जस्ट अबाउट टू बी साइंड। तो अब एफटीए क्या है? एफटीएस आर एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नेशंस और ट्रेडिंग ब्लॉक, ठीक है। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है? जैसे आप बोलेंगे यूरोपियन यूनियन, ये एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे आसियान हो गया, दैट कुड बी योर ट्रेडिंग ब्लॉक, ठीक है। तो दो नेशंस या ट्रेडिंग ब्लॉक के बीच में टू डिक्रीज और रिमूव कस्टम टैरिफ, ठीक है, कस्टम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू कंसिडरेबल ट्रेड बिटवीन देम, ठीक है। तो यहां पे पर्पस क्या होता है? टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करना। अब मैं बताता हूं आपको टैरिफ क्या होता है। जब हम कोई भी गुड्स किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करेंगे तो उस पे इंडिया में अंदर आने पे कुछ टैक्स लगता है, ठीक है, ड्यूटी भी जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टैरिफ, राइट। तो कस्टम्स टैरिफ। और आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा जब ट्रम्प बात करते हैं कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, उन्होंने चाइना के ऊपर 100% लगा दिया, ठीक है, 130% लगा दिया, तो वो इसी टैरिफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने 2-3 दिन पहले न्यूज में सुना होगा, इंडिया से कुछ मैंगोज एक्सपोर्ट हुए थे यूएस में, लेकिन यूएस ने उन्हें रिटर्न कर दिया,
यूएस डिड नॉट एक्सेप्ट देम कि पेपर वर्क में कुछ इशू, ऐसे इश्यूज यानी नॉन टैरिफ है, टैक्स का इशू नहीं था, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, ये नॉन टैरिफ बैरियर में आता है। इसके अलावा कई बार ऐसा आपने पढ़ा होगा न्यूज में कि फाइटोसैनिटरी मेजर, यानी इसको इतना, इसमें कुछ ये इंसेक्ट्स हैं या कुछ इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, इस फियर के बेसिस पे भी कई कंट्री दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट को रोक देते हैं, उसे हम नॉन टैरिफ बैरियर में काउंट करेंगे टू कंसिडरेबल ट्रेड बिटवीन देम। ठीक है, एफटीए टिपिकली एड्रेस ट्रेड इन गुड्स, ज्यादातर ये गुड्स में होते हैं सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सच एज बैंकिंग, बिल्डिंग एंड ट्रेडिंग। एफटीए कैन ऑल्सो एड्रेस इश्यूज, और भी क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट, आईपी यूज कर सकते हैं, आईपी राइट्स, इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो सकता है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है, और कंपटीशन पॉलिसी भी हो सकती है, राइट। सो दिस कैन बी इंक्लूडेड। रिसेंटली इंडिया फाइनलाइज एफटीए विद यूनाइटेड किंगडम, इस वजह से ये न्यूज में था। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए किसी ने क्वेश्चन पूछा एफपीआई क्या होता है, देखिए एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, इट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इस टर्म को समझते हैं। फॉरेन यानी कि ये दूसरे कंट्री से लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स से मैंने शेयर खरीदे या बॉन्ड खरीदे गवर्नमेंट की, उसे हम पोर्टफोलियो का पार्ट मानेंगे। सो फॉरेन इन्वेस्टर विल कम एंड दे विल बाई शेयर्स और बॉन्ड, उसे हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके कंपैरिजन में जो दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे हम बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था। उस पे फैक्ट्री सेटअप की जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर उसमें भी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसमें नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई कैपेसिटी क्रिएट नहीं होगी, शेयर्स बेचे और खरीदे जाते, दैट इज द थिंग। तो दोनों में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक में कैपेसिटी क्रिएट हो रही है प्रोडक्शन की, एक में नहीं हो रही है, केवल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So this was about your FTA. Now last look at gross domestic product. तो GDP जिसे हम बोलते हैं, what is GDP? GDP is the market value of goods and services produced within a country. ठीक है, तो इसमें दो तीन टर्म जो है वो ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहला ये मॉनेटरी मेजर है, मतलब इसे हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, ना कि जैसे टन एक्सेट्रा। टन नहीं बोलेंगे, जीडीपी जब भी हम बात करेंगे तो वो रुपीज में होगी, डॉलर में होगी। ठीक है, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों इसमें इंक्लूड की जाएंगी, दैट इज योर जीडीपी प्रोड्यूस विद इन इंडियाज बॉर्डर इन एरिया, तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर। इट प्रोवाइड्स साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या है इंडियन इकोनॉमी का साइज, वो बताते हैं। जैसे कई बार न्यूज में आता है, जब पॉलिटिशियन बोलते हैं कि इंडिया को हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वो जीडीपी के टर्म्स में बात कर रहा था। देयर आर टू मेन मेजर ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, राइट, दो मेजरमेंट होते हैं। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी से हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवेल्युएटेड एट करंट मार्केट प्राइसेस, राइट, यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म, यानी कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को आज के प्राइसेस पे वैल्यू करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी है। यानी कि लेट्स से एक्स अमाउंट प्रोड्यूस हुआ और आज जो प्राइस है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हुआ नॉमिनल जीडीपी। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक और तरीका होता है जीडीपी मेजर करने का, जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी में क्या होता है, हम वैल्यू यानी जो क्वांटिटी है वो तो हम इस साल की लेते हैं, लेकिन प्राइसेस हम पिछले कुछ सालों का लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि जीडीपी का बेस इंडिया में 2012 है, राइट, तो अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी तो हम 2025 की लेंगे, लेकिन जो प्राइसेस हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के वो हम 2012 के प्राइसेस लेंगे। इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगी रियल जीडीपी। इस जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस यही होता है। यहां पर नॉमिनल जीडीपी में करंट मार्केट प्राइस होगा और यहां पर जो प्राइसेस होते हैं वो बेस ईयर के होते हैं, जिस साल के रेफरेंस में हम जीडीपी को मेजर कर रहे हैं, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवैल्यूएटेड एट करंट मार्केट प्राइस विदाउट फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, राइट। तो हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अकाउंट
एडजस्ट नहीं कर रहे, याद रखना। इट इज कॉल्ड द करंट जीडीपी, इसे करंट जीडीपी भी कहा जाता है। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, राइट? प्लीज पे अटेंशन, इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया है। मेजर दैट रिफ्लेक्ट बोथ द वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर, राइट? तो जैसा मैंने आपको बताया, जो बेस ईयर है जीडीपी का वो 2012 है, ठीक है। और अगर हम नॉमिनल जीडीपी मेजर करेंगे तो 2025 की नॉमिनल जीडीपी में हम क्वांटिटी भी 2025 की लेंगे, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में, और प्राइस भी 2025 का लेंगे। लेकिन ये है आपकी नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर हम रियल जीडीपी लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे क्या होगा? क्वांटिटी तो हम 2025 की लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन जो प्राइस लेंगे, क्योंकि हमारा ये 2012 बेस ईयर है, तो जो हम प्राइस लेंगे वो 2012 का लेंगे, ठीक है। गिविंग एन एग्जांपल रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो जीडीपी होते हैं, उसकी जीडीपी होती है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जीडीपी को अगर हम एक्सपेंडिचर के साइड से मेजर करें, कई तरीके होते हैं जीडीपी मेजर करने का, एक्सपेंडिचर के साइड से मेजर करें तो इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। यानी एक्सपेंडिचर के साइड से हम मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं कितना खर्चा हुआ और किसने किया। चलिए जानते हैं इनका। सबसे पहला है स्पेंडिंग बाय इंडिविजुअल, यानी मैं और आप, हमने कितना खर्चा किया। इसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट अकाउंट फॉर 60% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो ये इंडिया की जीडीपी का 60% होता है। तो स्पेंडिंग बाय इंडिविजुअल एक पार्ट। दूसरा पार्ट, गवर्नमेंट को इतना खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू कवर डेली एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज एक्सेट्रा। दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, स्मॉलेस्ट इंजन अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ जीडीपी। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो दूसरा कंपोनेंट है जीडीपी का। पहला इंडिविजुअल, दूसरा गवर्नमेंट कितना खर्चा। थर्ड है स्पेंडिंग टू इंक्रीज इकोनॉमीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसे इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। यानी तो पहले था कंजम्पशन कितना खर्चा, सेकंड था गवर्नमेंट ने कितना कंज्यूम किया, थर्ड है कितना इन्वेस्टमेंट किया गया नई कैपेसिटी क्रिएट करने में, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस इंक्लूड गवर्नमेंट बिल्डिंग रोड, बिजनेस एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्री, एग्जांपल मिल गया आपको, गवर्नमेंट रोड बना रही है, पोर्ट बना रही है, बिजनेस जो है फैक्ट्री खोल रहे हैं, और परचेजिंग कंप्यूटर फॉर देयर ऑफिस अमंग अदर थिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बोलते हैं GFCF, और ये कितना है? रफली 30% ऑफ इंडिया जीडीपी है। दैट इज योर थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया C, ये हो गया G, ये हो गया I। लास्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, राइट। नेट एक्सपोर्ट क्या है? दिस इज योर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपका आखिरी कंपोनेंट। नेट एक्सपोर्ट इज नेट स्पेंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ इंडियन स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट एंड फॉरेन स्पेंडिंग ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, बिकॉज इंडिया नॉर्मली इंपोर्ट मोर देन इट एक्सपोर्ट। तो हम जानते हैं इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हमेशा रहता है, हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। द इंडियन रिड्यूसेस इंडियाज ओवरऑल जीडीपी, तो ये इंडिया की जीडीपी को कम कर देता है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर होता है, इज शोन बाय माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीडीपी। रूपी डिप्रिशिएशन, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूपी है वो डिप्रिशिएट हुआ है। इट वॉज रफली 84 का लेवल था और ये 87 के लेवल तक डिप्रिशिएट हुआ, राइट। और लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर के मंथ से ये स्टार्ट हुआ था। तो हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड परसिस्टेंट आउटफ्लो बाय फॉरेन इन्वेस्टर वेड ऑन रूपी, ठीक है। तो क्या रीजन थे उसका डिप्रिशिएशन के? सबसे पहला यहाँ पे हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, राइट, क्योंकि इंडिया अपने ऑयल डिमांड, ऑयल कंजम्पशन का 80% इंपोर्ट करता है। तो अगर रूपी जो क्रूड ऑयल अप्रिशिएट हो जाता, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इंडिया का जो इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, राइट, खर्चा ज्यादा होता है। और ऐसे में जो इंडियन मार्केट में है वो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज हमें वो डॉलर खरीद के ही पे करने होते हैं। तो दैट इज वाई द रूपी डिप्रिशिएट, प्रेशर होता है। दूसरा है परसिस्टेंट आउटफ्लो बाय फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए यहां पर क्या हुआ था, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, मोस्टली आई वुड से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI, इन्होंने इंडिया के मार्केट में अपने शेयर्स बेच दिए थे, बहुत सारे शेयर्स बेचे। इस शेयर्स को जब बेचा तो उन्हें रुपी मिलते, लेकिन उन रुपी को जबकि इंडिया के बाहर लेके जाना है, दे कन्वर्ट इनटू डॉलर्स। इस वजह से वंस अगेन डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बिकॉज प्राइस ऑफ करेंसी इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, दैट इज राइट। सो इस वजह से भी जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हुआ था। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर
ठीक है। इसके अलावा हाँ, अब ये स्ट्रॉन्ग डॉलर है, इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब ये होता है कि डॉलर खुद अपने आप में अप्रिशिएट हो रहा था, यानी डॉलर की वैल्यू दुनिया के सारे करेंसी के अगेंस्ट में बढ़ रही थी। एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, राइट। तो रुपी डिप्रिशिएशन के रीजन कुछ इंडिया स्पेसिफिक थे, इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक थे, और कुछ ग्लोबल रीजन थे, ठीक है। ग्लोबल रीजन में ये था कि डॉलर इटसेल्फ वाज स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा था। इंडियन स्पेसिफिक रीजन था कि एफपीआई शेयर बेच रहे थे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से रुपी डिप्रिशिएट हुआ था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, अभी भी आई विल आंसर इट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी जो टॉपिक है कवर करूं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प मोटिवेट मी, सो दैट आई विल डू द नेक्स्ट सेशन वेरी सून in next few days. So thank you everyone and I will see you very soon. अभी इसके इकोनॉमी के अलावा आपको पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट के सेशन भी किए जाएंगे, तो प्लीज अटेंड देम। एंड इसके अलावा ऐसे के सेशंस भी होंगे, सो प्लीज अटेंड देम so that you can clear the RCA examination, and we'll be very happy if we play any role in your selection. Thank you for watching Bano IAS, and I will see you next time.